हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि अपनी तैयारी को इतनी तन्मयता से कर रहे होंगे, इतनी अच्छे से कर रहे होंगे कि आपके आगे कोई नहीं जा सकता है ना। सब बच्चे इस तरह से तैयारी करो कि आप ही सबसे आगे हो। तो इसके लिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अब मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा तलाश करो। टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। ये बात मेरी समझने की कोशिश करो। टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। अपने आप को ऐसा बना लो कि बस आपके आगे कोई नहीं। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो पिछली हमारी क्लासें हो चुकी हैं, हम सजेस्ट करेंगे कि आप हमारी पिछली विलियन चैप्टर, रासायनिक बलगतिकी और वैद्युत रसायन जो 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किए, उनसे बाहर कुछ नहीं आना है। और आज की जो क्लास है वो आपके 6 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाहर क्लास के कुछ नहीं आना। विश्वसनीय अपने आप को और हमें बनने का मौका दीजिए। एक बार पढ़ के देखिए, दोबारा अगर कहीं इधर उधर से आ जाए उसके बाद अब हमसे कहिएगा कि ये सर ऐसा हो गया। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ऐसे तत्वों के बारे में पढ़ना है जो हमारे आवर्त सारणी में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में होते हैं। ये हमारी हो गई डी ब्लॉक, ये हो गया हमारा एस ब्लॉक। पहले अच्छा आपके इंटर में एस ब्लॉक भी था, पी ब्लॉक भी था और डी भी था, एफ भी था, धातुओं का उपक्रम भी था। ये है तुम्हारा ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। इनको पढ़ना हमें इसके बारे में और इसके बारे में, इन दोनों को छोड़ दिया गया है आपके फर्स्ट ईयर में। तो इसके बाद शुरू करेंगे हम सबसे पहले संक्रमण तत्व, मतलब डी ब्लॉक के तत्व। संक्रमण तत्व को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, और जो क्वेश्चन मैं बोल दूं ये नोट डाउन करते जाओ बच्चे। कॉपी पेन किताब लेके बैठो, जो नोट्स पॉइंट हो उनको नोट्स करते जाओ, लिखते जाओ, और जो ना समझ में आओ कमेंट कर दीजिए, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। या अपनी कॉपी पुस्तक गेस अनसॉल्व्ड जो हो, और ये अनसॉल्व्ड के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन सुनिए, संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं? किन्हीं इनके 4 गुण धर्मों को समझाइए या इनके 4 लक्षणों को समझाइए। तो संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं? ऐसे तत्व जो एस ब्लॉक, अच्छा डी ब्लॉक के तत्व पूछे वो अलग बात है, वो परिभाषा कुछ अलग बनेगी। परिभाषा के हिसाब से लिखो, मजा। परिभाषा तो कुछ भी लिख सकते हो। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती गुणों को रखने वाले तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अच्छा एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, थोड़ा हमारा स्वास्थ्य अनबन हो गया है, थोड़ी तबीयत नहीं सही है, इस वजह से अगर आवाज़ में कोई दिक्कत हो रही हो तो इग्नोर करिएगा। पढ़ने की चीज़ है, आप समझ लीजिए। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? इनको कहते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो पहले तुमने पढ़ लिया संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व को डी कोष के तत्व भी कहते हैं। डी कोष के तत्व की एक परिभाषा और देख लो, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक के उपकोष में प्रवेश करते हैं उनको कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और एफ ब्लॉक में यही हो जाएगा कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन या अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में या एफ उपकक्षक में उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके बाद अब हम इसके गुणधर्म की चर्चा करेंगे। तो जो डी ब्लॉक के गुणधर्म रखते हैं वो सारी धातुएं धात्विक प्रकृति की होती हैं। जैसे धात्विक में कौन कौन से गुण होते हैं? तन्यता का गुण, आघातवर्धनीयता का गुण, तन्यता, आघातवर्धनीयता, चमकदार, कुचालक, सुचालक होती हैं धातुएं विद्युत की। तो इस प्रकार के इसके तो तन्यता ये होती है कि किसी धातु को गर्म करके खींच करके तार के रूप में ऐसे बढ़ा देना, ये हो गई तन्यता। इसके बाद आघातवर्धनीयता की किसी धातु को पीट पीट के उसको चादर के रूप में बदल देना, कहलाती है आघातवर्धनीयता। और चमकदार तो सब जानते हो, धातु में चमकदार होती है, सोना चांदी है ना, कितनी बढ़िया चमकती हैं। हीरा इसका अपवाद है कि हीरा एक अधातु है। इसके बाद विद्युत के सुचालक कुचालक, ऐसे तार लगाओ, छुई लो, टे हो जाएगा तुम्हारा, है ना, मारे तुमको करंट, कस के करंट लगता है ना, तार लगा के छुओ बत्ती में करंट लगता है, ये हो गए विद्युत की सुचालक। तो ये होगा संक्रमण तत्वों के गुणधर्म, कुछ इंपॉर्टेंट जो धात्विक गुणधर्म होते हैं। अब इसके जो और इंपॉर्टेंट गुणधर्म है जो बहुत पूछता है कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के सभी तत्व या अधिकतम तत्व रंगीन आयन का निर्माण क्यों करते हैं? रंगीन आयन कैसे?
जैसे तुम ले लो कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4, ये होता है हरे रंग का विलयन बनाएगा। कभी प्रैक्टिकल करना, CuSO4 को अगर तेजाब में तुमने कॉपर डाल दो तो हरे हरे रंग का तुमको एक विलयन दिखाई देगा। तो ये क्यों होता है? फिर से इसमें जिंक डाल दोगे तो फिर से इसका हरा रंग गायब हो जाएगा। यही केमिस्ट्री है। अब आपको कब हम प्रैक्टिकली जब आगे धीरे धीरे क्लास आएंगी तो हम स्वयं करके दिखाएंगे। तो रंगीन आयन ये कैसे हरा हो जाता है? क्यों? कॉपर तुम्हारा डी ब्लॉक का तत्व है। 21 से लेकर के 112 तक Cn तक तुम्हारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, 21 से 112 तक। तो ये हाँ मैं बता रहा था हरा रंग या रंगीन आयन कैसे बनाते हैं। तो इसमें एक चीज़ समझो कि ये जो तुम्हारा डी कक्षक है, डी कक्षक में 5 उपकोष होते हैं, 1 2 3 4 5। इनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, पहले सिंगल सिंगल गया, फिर एक के साथ डबल डबल भर दो, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर गए डी में? 10। तो D1 से लेकर के D10। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पहले देख लो। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तृतीय श्रेणी से शुरू होता है। कैसे करके? पहले AR लिख दो या कोई भी लिख दो, उसको छोड़ो। इनका वास्तविक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है N-1D, N-1D, और ये 1 से लेकर के 10 तक, क्योंकि D में 10 और इसमें होता है N4 1 बराबर 4NS 1 से 2। ये डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 1 से 10, तो 5 उपकोषों में 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं जोड़ी से, है ना। ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, अब इसमें रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? कि जब भी डी कक्षक में उपकोष या इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आ जाएं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर एक भी होगा तो वह तत्व या वह संक्रमण तत्व रंगीन आयन का निर्माण करेगा। ये हो गई आपकी रंगीन आयन की बात। रंगीन आयन के बाद चुंबकीय तत्व। अब मैं तुमको एक रामबाण ये दे रहा हूँ कि रंगीन आयन, उत्प्रेरक और चुंबकीय, तीनों में से कोई पूछ ले तो तीनों की एक ही उत्तर, एक ही परिभाषा लिखना है कि इनमें डी कक्षक में या संक्रमण तत्वों में डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक। इस कारण से रंगीन, अनुचुंबकीय और अनुचुंबकीय मतलब जो चुंबक से चिपक जाता है, प्रतिचुंबकीय की मतलब होता है जो चुंबक से पृथक हो जाता है। ये भी बात समझना। तो अनुचुंबकीय और ये तुम्हारा उत्प्रेरक और रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। चुंबकीय का मतलब समझते हो? इसमें अगर इसका चुंबकीय गुण निकालेंगे तो N यहाँ होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और N+2 और बोर मैग्नेट, मैग्नेटा भी इसको पढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा। तो तुमने डी ब्लॉक की, अब बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। 2023, 22, 20, 24 उठा के देख लो, कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम संक्रमण तत्व की हमारी बात हो गई। संक्रमण तत्व के बाद अब हम आएंगे लैंथेनाइड। हाँ, इसकी तुम एक चीज और सीख लो कि जब बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। अच्छा, ये पूछ लेता है आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या के बारे में चर्चा करो, ये भी इसका गुणधर्म है। तो जब भी बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर हमेशा क्या बढ़ती है? परमाणु भार बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है पहले, पर 21, 22, 23, 24 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु भार मतलब नाभिक में जो आवेश है वो भी तो धनात्मक आवेश, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अब थोड़ा तेज हो जाइए, स्पीड को बढ़ाइए। तो शुरू में थोड़ा आराम से पढ़ाया जाता है, फिर अभी आपको हम मोटिवेट करेंगे ना। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ा, आवेश बढ़ा। आवेश बढ़ने से जो ये नाभिक है, अच्छा एक बात समझो, इनका आवेश देखो बढ़ गया, इनकी ताकत ज़्यादा आ गई, इनके पास ताकत ज़्यादा है, तो जो इनके आसपास होगा वो इसको ज़्यादा ताकत से घसीट लेगा। ज़्यादा ही ताकत घसीटने के कारण क्या होगा? ये इनके समीप आकर चक्कर, इनकी कक्षाएं छोटी हो जाएंगी और समीप आकर चक्कर लगाने लगेंगे। तुम ज़्यादा ताकतवर हो, किसी को अपने तरफ घसीट के चक्कर लगाने लगो तो तुम्हारे पास समीप आ जाएगा ना। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसके आसपास ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा समीप होकर चक्कर लगाते, ऐसे समझो। ये हो गया। तो इसकी त्रिज्या हो गई छोटी। क्यों हो गई? क्योंकि नाभिक में आवेश ज़्यादा है, आवेश जाने से त्रिज्या इसकी छोटी हो गई, जिसे त्रिज्या का घटना कहते हैं या परमाणु त्रिज्या का घटना कहते हैं। इसे शकुंचन भी कहते हैं। शकुंचन तुम्हारी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में पढ़ेंगे। इसके साथ ही अब आ जाओ आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या में भी यही होता है कि जो आयन में टूट जाते तो आयनिक त्रिज्या का परमाणु भार बढ़ा,
जब भी परमाणु भार बढ़ेगा तो उसमें नाभिक प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, नाभिक का आवेश बढ़ेगा। आवेश बढ़ने से अच्छा आयन आयन बने कैसे, Zn से Zn+2 बहुआ बन रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा ना। जब माइनस हमारा कम हो गया और हम प्लस के हैं, हमारे पास ताकत ज़्यादा है, तो हम जो हमारे पास बचा है हम उसको अपने पास घसीट के रखेंगे। अब तुम न चले जाना, तुमको अपने पास हम पास घुमाएंगे, है ना। यहाँ ऐसे नचाएंगे तो इसकी आयनिक त्रिज्या भी छोटी होती है। बाएं से दाएं जाने पर इसकी परमाणु त्रिज्या भी घटती है और कुछ में बढ़ती भी है। इसके बाद अब हमारी इसकी पूरी बात हो गई, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम आएंगे लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। आज हम 20 मिनट में या 10 मिनट में चैप्टर को ख़त्म करेंगे और इसके बाद 6 नंबर आएगा भी नहीं, इसी में आ जाएगा आपको सब कुछ जितना आना होगा। तो लैंथेनाइड क्या होता है? लैंथेनाइड होता है मृदा में अक्रिय अवस्था में पाई जाती हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन हाँ डी ब्लॉक की अपेक्षा बहुत क्रियाशील होते हैं। ये अंतर आपसे कभी कभी पूछ लेगा, 2016-17 में पूछा, अभी इस समय ट्रेंडिंग में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है। कैसे कि लैंथेनाइड और संक्रमण तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लैंथेनाइड तुम्हारे होते हैं डी संक्रमण तत्वों से अधिक क्रियाशील होते हैं, लेकिन होते कम क्रियाशील हैं। ये मृदा में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ये मृदा में पाए जाते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ये अपने किसी अन्य के तत्व के साथ यौगिक में पाए जाते हैं और इनको अयस्कों के द्वारा सांद्रित करके निकाला जाता है। इतनी सी बात समझे। उसके बाद समझो, सांद्रित करने के बाद इनको निकाल लिया। लैंथेनाइड समझ गया। लैंथेनाइड सकुंचन और आकुंचन दो परिभाषाएं जो तुमको आनी चाहिए। अच्छा, एक्टेनाइड सकुंचन आकुंचन, तो एक्टेनाइड जो तत्व होते हैं वो एक्टेनाइड सकुंचन आकुंचन प्रस्तुत करते हैं और ये यब ब्लॉक के तत्व होते हैं, यब ब्लॉक के तत्वों को एक्टेनाइड और लैंथेनाइड कहते हैं, ये समझ लो। और एक्टेनाइड जो होते हैं वो अपना सकुंचन आकुंचन प्रस्तुत करते हैं। तो सकुंचन आकुंचन में तुमको एक तरीके से समझा चुका हूँ कि बाएं से दाएं जाने पर जब एफ ब्लॉक के तत्वों में परमाणु त्रिज्या सिकुड़ती है, कैसे? वही बात कि नाभिक में आवेश बढ़ता है, आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या में लगने वाला बल, ये नाभिकीय बल ये ज़्यादा हो जाता है और इससे इसके समीप आकर चक्कर लगाने लगते हैं। ऐसे समझ में आ गया। अब आगे समझो, आगे क्या होता है। लैंथेनाइड तुम्हारा हो गया। लैंथेनाइड के बाद हाँ, और हम बता रहे थे लैंथेनाइड केवल अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय हो सकते हैं, जबकि तुम्हारे संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय हो सकते हैं। जो मैं ये एक एक लाइन बता रहा हूँ ना, ये नोट डाउन करने वाली है, नोट कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग खोल के बैठिए। ये सब जो भी कर रहे हो इस समय उसको बंद करके कॉपी किताब निकाल करके हमारी बात को केवल सुनिए। बोर्ड में जो लिखा है वही मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, इतनी जल्दी बता रहा हूँ कि जल्दी से आप नोट करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर दोबारा से बैक करके नोट करिए, फिर नोट करते जाइए, क्योंकि अब दोबारा ये क्लास मिलेगी नहीं। पता नहीं कब ये क्लास हट जाए, कब डिलीट हो जाए, कब मेरा चैनल डिलीट हो जाए, कोई भरोसा है क्या? फिर ढूंढते घूमोगे हमको, हम पता नहीं कब दोबारा चैनल बनाए। हमारा अगर हम डिमोटिवेट हो गए, अगर हमको नहीं समझ में आया कि तुम लोग देख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, मेरा चैनल डिलीट हो गया, कुछ बात हो गई, तो कहाँ ढूंढते घूमोगे चीज़ें। अब आपका एग्जाम है 10 दिन बाद, दोबारा से क्लास डालने में तो मुझको 20 दिन लग जाएंगे। तो इतनी सी बात हो गई। आप एक्टेनाइड आकुंचन समझ लो कि LA से लेकर LU तक जब हम जाते हैं आवर्त सारणी में, तो कुछ नहीं, उसको सब कुछ छोड़ो कि आकुंचन का मतलब केवल इतना समझो कि जब परमाणु त्रिज्या दाएं से बाएं आ जाएं, दाएं से बाएं आए और परमाणु त्रिज्या बढ़ जाए। ऐसे करने का मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ जाए। ये परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूर जाकर चक्कर लगाने लगे, ऐसे दूर जाके चक्कर लगाए, तो इसको कहते हैं परमाणु त्रिज्या का बढ़ जाना, जिसको कहते हैं आकुंचन, बड़ा हो जाना, आकुंचन। और सकुंचन का मतलब सिकुड़ जाना। तो जब परमाणु त्रिज्या बढ़ जाए तो आकुंचन, जब परमाणु त्रिज्या घट जाए तो सकुंचन। अच्छा, बढ़ती घटती कैसे? मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण और आवेश घटने के कारण त्रिज्या बढ़ जाती है और घट जाती है आवेश बढ़ने के कारण। ये तुम्हारी बातें हो गई। हाँ, अब आ जाओ इसके जो दो अयस्क हैं, दो इसके अयस्क हैं। अयस्क को छोड़ो, जो इसके तत्व हमको पढ़ने हैं वो तुम्हारे क्रोमाइट और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्रोमाइट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसके लिए देखो ये लिखा है तुम्हारे इसमें ये रिएक्शन। तो इसको निर्माण कैसे करते हैं? तो इसको निर्माण करते हैं क्रोमाइट अयस्क से। किससे निर्माण करते हैं? क्रोमाइट अयस्क से। पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कहाँ चला गया? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण क्रोमाइट अयस्क से करने के लिए तुमसे पूछ सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमाइट का
पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमाइट का क्रोमाइट एक्स के निष्कर्षण या पोटेशियम डाइक्रोमाइट बनाने की समीकरण लिखो या इसके बारे में बताओ। इससे क्वेश्चन ये पूछता है। और पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग भी कभी कभी पूछ लेता है, तो दवा छिड़कने में, जीवाणुनाशक में, है ना, ये सब पोटेशियम लाल दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये है क्रोमाइट एक्स। क्रोमाइट एक्स की क्रिया अगर हम सोडियम कार्बोनेट से ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा सोडियम क्रोमाइट बनता है और उसके बाद फेरस ऑक्साइड बनता है। यही जंग है, ये फेरस ऑक्साइड बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके बाद जब हम इस सोडियम क्रोमाइट की क्रिया कराते हैं तेजाब के साथ, तेजाब की क्रिया कराने का मतलब ऑक्सीकरण या निर्जलीकरण समझो, इसमें पानी निकलता ही निकलता है। जब भी तेजाब एल्कोहल की तेजाब के साथ क्रिया करा दोगे तो एथीन बनती है और पानी आपका निकल के भग जाता है। तो ये सोडियम क्रोमाइट हो गया, इसकी क्रिया हमने तेजाब के साथ कराई तो हमारा बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट। इसको पढ़ते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फेट बन गया। तो अब हम इस सोडियम, हमको बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है, हम ले लेंगे सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया करा देंगे NaCl से। अरे क्या मैंने कह दिया, सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया हमने कराई है इधर, यही क्रिया हो गई। सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया KCl से करा दी, NaCl से करा दोगे तो फिर से भाई सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। KCl से हमको क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए ना, तो KCl से क्रिया कर दो पोटेशियम क्लोराइड से। जैसे ही क्रिया कराएंगे तो ये Na को और K को प्रतिस्थापित कर देगा और Na की जगह K चला जाएगा। जैसे ही जाएंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया हमारा। ये हो गई आपकी रिएक्शन। रिएक्शन लिख इसलिए दी है क्योंकि जब तक हम लिखेंगे तब तक हमारा 10 मिनट निकल जाएगा पढ़ाने में। इससे अच्छा हमने पहले लिख दी, बाद में हमने समझा दिया। अच्छा, इसकी एक क्रिया है, दो क्रिया और देख लो कि ये अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की तेजाब के साथ क्रिया करा दे तो क्या होगा, है ना। पोटेशियम ये पूछ लेता है कि H2SO4 और HCl के साथ या SO2 और HCl के साथ इसकी क्रिया दिखाओ। मार्कर कहाँ गया? हाँ, ये लगभग हो गया आपका चैप्टर, ये लास्ट अंतिम हम चल रहे हैं बिल्कुल। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, चुंबकीय आयन क्यों बनाते हैं, संगमरमर तत्व की परिभाषा लिखो, लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, लैंथेनाइड संकुंचन क्या होता है। पूरी किताब में थोड़ा ना ऐसा पूछता है कि पूरा चैप्टर इतना बड़ा है तो सब कुछ पूछे, कुछ नहीं पूछता, इतना ही पूछेगा जितना बता दिया। हाँ, तो इसमें SO2 से क्रिया हम बता दें और HCl से क्रिया आपको बता दें। पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2 वो है K2Cr2O7 की क्रिया करानी है H2SO4 की उपस्थिति में SO2 से। जब कराएंगे तो ये बन जाता है Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये बनता है। और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और प्लस पानी, जहाँ भी यहाँ H2SO4 दिखे यहाँ पानी बनेगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया अगर पूछ ले तुम्हारी HCl के साथ, ये संतुलित करना तुम्हारा काम है। KCl प्लस, देखो क्या बना, ये इसके Cl को लेके भाग गया। अब बचा क्या क्या तुम्हारा, वो तुम बताओ हमको। CrCl2, Cr और Cl3, CrCl3 होता है हमेशा, ये लेके 3 चलता है, CrCl3 हो गया। इसके बाद 7H2O अब प्लस O2, ऑक्सीजन गैस निकल के भग गई। अगर तुमको ऑक्सीजन गैस चाहिए तुम्हारे पास नहीं है, यहाँ से बनाओ, ये बनाओ, पानी नहीं पानी बनाओ पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ये हो गया। अच्छा, ये जो क्रोमाइट होता है, ये क्रोमियम है, ये बहुत जहरीला होता है। अभी गंगा नदी में ये क्रोमियम तत्व तो पाया गया जिसकी वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं कि ये विषैला कैसे हो गया। ये विषैला होता है, समझ लेना। तो ये आपका चौथा चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। और इसी के साथ हम आपसे अब कुछ बातें कर ले। बातें का मतलब ये है कि अब आगे आपकी तैयारी क्या चल रही, आगे हम आपको क्या दें। अच्छा, अभी थोड़ी देर इंतजार करिए, अभी आपको कुछ बताने वाले हैं। क्या ये कि आप अगर कहें तो हम 70 या 100 क्वेश्चन जो हमने अगले वर्षों के बच्चों को बता चुका हूं, जो मैं बताता रहता हूं, ऐसा करा दिया जाए कि यह मैं यही सीरीज़ कंटिन्यू रखूं। तो आप लोग कमेंट करिएगा जितने बच्चे हमारे इंटर में हैं कि यही सीरीज़ चैप्टर 5, 4, 6 ऐसे करके आगे चला जाए, कि हम ब्रेक करके सीरीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने लाएं।
उन्हीं क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लीजिए, 4 बार 5 बार तैयार कर लीजिए, उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। उतने में आपकी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा करना है आप हमें एक बार बता दीजिएगा कमेंट में, कमेंट करिएगा। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए और जितना हो सके सपोर्ट करिए, है ना। सपोर्ट के बिना फिर चैनल डेड हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। जाए कुछ जो 2-4 बच्चे 10 बच्चे देख रहे हैं वही देख पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके 10-10 20-20 जो दोस्त हैं अगर उनको भी शेयर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं, जितनी देर की क्लास हुई हो। आगे क्लास आपकी होगी उपसर्ग संयोजी यौगिक। उपसर्ग संयोजी यौगिक की क्लास में क्या होगा, उसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, क्योंकि वो लॉन्ग थ्योरी वाला है केवल। उसमें बीबीटी और सीएफटी 2 थ्योरी से 5-5 नंबर उसके वो तैयार, और जो इसके बहुविकल्पी आते हैं, हाँ इसमें तुम्हारा 4 नंबर या 5 नंबर का IUPAC नाम भी दे देता है। तो या तो तुम बीबीटी या CFT लिखो और या तो तुम IUPAC लिखो, पूरे में कहीं ना कहीं घुमा के एक जगह दे देगा। उसके बाद इसमें तुमसे पूछ लेता है कभी कभी लिगैंड क्या है, समन्वय संख्या क्या है, बस इसमें और कुछ नहीं है। इतनी ही तुमसे परिभाषाएं पूछेगा, लिगैंड, समन्वय संख्या, लिगैंड के प्रकार। कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेता है लिगैंड के प्रकार लिखो, एक दंती, द्विदंती, बहुदंती, चतुर्दंती, है ना, ये सब करके। तो ये हो गए तुम्हारे चौथे चैप्टर। आज तो आपने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। डी ब्लॉक, संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक, लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, उनके गुणधर्म, रंगीन आयन, उत्प्रेरक। हाँ, उत्प्रेरक का कार्य भी उसी लिए करता है। उत्प्रेरक का कार्य होता है किसी क्रिया को नियंत्रित करना, कम दर में हो रही तो बढ़ा देना, ज़्यादा दर में हो रही तो कम कर देना। उत्प्रेरक का कार्य यही होता है। कुल मिला के उत्प्रेरक का कार्य तो ये होता है कि कम क्रियाशील हो रही तो उसको ज़्यादा बढ़ा दो, है ना, उत्प्रेरित कर दो। जैसे मोबाइल फ़ोन, तुम्हारी हमारी लड़ाई हो रही, किसी ने फ़ोन कर दिया, हाँ ये तुमको गरिया रहा था, तो तुम उसको पे लोगे जाके, है ना, कि तुम गरिया रहे थे। अच्छा, ये हो गया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक तुम्हारा मोबाइल का कार्य कर रहा है। तो अब हाँ, उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद तुमने पढ़ा पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण विधि समीकरण और उसकी SO2 से क्रिया और HCl से क्रिया, ये पढ़ लिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है वही लिया। ये बाकी चैप्टर में तो बहुत कुछ है, तुमने भी पढ़ा होगा, तुमने भी लिखा होगा। तो बच्चों ख़त्म करते हैं इस क्लास को। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और तैयारी में अच्छे से लगे रहो।